With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। Hello, I am Shweta Diwan. I have completed my engineering from electrical domain in the year 2014. Thereafter, I pursued law, which got completed in year 2022. Then I took first attempt in which I gave interview in the Chhattisgarh Judicial Services. This was my second attempt in which I secured first rank in Chhattisgarh Judicial Services. I have also taken coaching from Chanakya Law Academy, Raipur. For my preparation. There are 3 stages in Chhattisgarh Judicial Services. For prelims, there are 100 marks. For mains, there is 100 marks. And again, there is an interview which consists of 15 marks. Prelims में basically MCQ questions होते हैं जिसमें आपकी negative marking नहीं होती है और हमारे 15 subjects होते हैं और उसको हमें BERECs mainly मैंने follow किए थे। सारे BERECs at least 2 to 3 times पढ़ना है हमें। उसके बाद मैंने MCQs सॉल्व किए थे। एवरी डे आई यूज टू सॉल्व एटलीस्ट 200 से 300 MCQ. आई यूज्ड MCQ बुक्स ऑफ अशोक जैन, AK जैन एंड आई ऑल्सो यूज्ड सिंघल पब्लिकेशन। फिर मैंने परीक्षा मंथन भी फॉलो किया था। ये इनकी MCQs आपको इतने बार करने हैं कि आपके दिमाग में वो बस जाना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं वो देखना रहता है हमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उससे हमें पैटर्न पता चलता है। हालांकि पैटर्न हमेशा बदलता रहता है। ईयर 2022 में माइनर एक्ट्स का बहुत वेटेज था जो कि नहीं होता था अक्सर, और CPC से क्वेश्चन बहुत ही कम थे। आई कैन से नेग्लिजेंट क्वेश्चंस, मतलब थे ही नहीं क्वेश्चंस। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा ये पोर्शन ज़्यादा कवर होगा या ये पोर्शन कम होगा। कुछ भी कोई पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है। नॉट इवन कि रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट छोड़ दें, या मतलब बहुत छोटा माइनर एक्ट को भी हमको ध्यान में देना है। और बेरेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इवन उसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स भी जो हमें याद रखने चाहिए। मतलब हमें इतने बार बेरेक्ट पढ़ना है कि वो दिमाग में बुक्स जो पेजेस में क्या लिखा है वो याद हो जाए, और उसके साथ साथ MCQ सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमें मेंस की तैयारी, जैसे ही एक बार हमारा प्री हुआ या उसके साथ ही जैसे रिजल्ट नहीं आया और हम श्योर है कि हमें हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमें मेंस की तैयारी साथ साथ चालू कर देनी है अपने। मैंने मेंस के लिए भी चाणक्य लॉ एकेडमी रायपुर से कोचिंग की थी, और मैंने मेंस के लिए रॉबिनजीत की बुक भी रेफर की थी। पर हम बहुत ज़्यादा किसी बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते। हमें बहुत इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि हमारे को कोई पैटर्न फिक्स नहीं पता है छत्तीसगढ़ में। अभी लास्ट ईयर फोरक्लोजर का केस आया था सिविल का, जो कि पहले कभी नहीं पूछा गया था। तो वो हमें कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। रिडेम्पशन हो, फोरक्लोजर हो, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, प्रॉमिसरी नोट हो, हम कहीं से भी कुछ छोड़ नहीं सकते। एक्चुअली मेंस में 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें एक सिविल जजमेंट और एक क्रिमिनल जजमेंट होता है। 40 मार्क्स ईच, एंड 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन होता है। तो हमें क्रिमिनल का भी बहुत अच्छे से तैयारी करना है। उसमें हमारा कोई भी फॉर्मेट आ सकता है, शायद सेशन फॉर्मेट भी आ सकता है। तो हमें हर तरह से उसको तैयार करना है। प्लस हमें रोज एक टाइमर लगा के जजमेंट राइटिंग करनी है, चाहे वो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हो या किसी भी स्टेट के क्वेश्चंस हो। मतलब हमें हर क्वेश्चंस को तैयार करना है और खुद से हमें इवैल्यूएट करना है कि हम कैसा लिख रहे हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। हम चाहें तो E-कोर्ट्स से भी मैंने हेल्प लिया था। जो E-कोर्ट्स है उससे मैंने जजेस के जो अच्छा जजमेंट मुझे लगे थे तो वो जजमेंट्स में डाउनलोड करके पढ़ा करती थी। अगर मुझे उसमें कोई कीवर्ड्स अच्छे लगते थे तो मैं उसे नोट कर लिया करती थी। साथ में मैंने लाइव लॉ भी फॉलो किया था, उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया था। लाइव लॉ से मैंने जजमेंट्स पढ़े, उसमें भी मुझे जो कीवर्ड्स अच्छे लगते थे उसे मैंने अपने जजमेंट्स में लिखा था।
20 मार्क्स का ट्रांसलेशन होता है जो कि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसी से मेरिट आएगा। मैंने ट्रांसलेशन में बहुत बहुत एम्फेसाइज किया था और ट्रांसलेशन का मैं पढ़ते पढ़ते हमेशा जब भी बैरेक पढ़ती थी तो कुछ वोकैब्स हमेशा नोट करती थी। मैंने वोकैब्स नोट कर करके 8 से 10 हज़ार की वर्ड्स की वोकैब रेडी कर लिया था, जिसे मैं सोने से पहले डेली पढ़ती थी। तो हमें वोकैबुलरी भी अपनी साथ में रेडी करते जाना चाहिए और ये काम हमें अभी से, जैसे ही हमारा प्री हुआ उसके बाद कर देना चाहिए। और ट्रांसलेशन हमें बैरेक से बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम बैरेक करने से थोड़ा सा संकोचाते हैं, पर हमें बैरेक से ट्रांसलेशन करना चाहिए। मेंस की तैयारी के लिए हमें 3 घंटे का पेपर होता है, तो हमें उसे बाइफरकेट करना चाहिए क्योंकि हमें टाइम बहुत शॉर्ट पड़ता है। वहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं, साथ में उतना बड़ा हमारा एक फॉर्मेट है उसे भी फॉलो करना रहता है। तो मैंने मेंस के लिए और सिविल के लिए 1 आवर 20 मिनट्स मैंने क्रिमिनल जजमेंट के लिए तैयार करके रखा था और 1 आवर 10 मिनट्स मैंने सिविल के लिए रखा था और 30 मिनट्स मैंने ट्रांसलेशन के लिए किया था। ये अब पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में ट्रांसलेशन कितना बड़ा आ रहा है। अगर वो छोटा आ रहा है तो हम उसे 10 मिनट्स 20 मिनट्स करके भी दे सकते हैं और इधर हमारे जजमेंट्स के लिए हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इस बार जो सिविल जजमेंट आया था 2023 में वो काफ़ी लेंदी था, उसको मुझे सॉल्व करने में 1 आवर 15 मिनट्स लग गया। तो हम कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, बट हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट होने चाहिए। With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब, हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। प्लस हमें इश्यूज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सिविल के जजमेंट्स लिखते वक्त इश्यूज बहुत फोकस करके हमें सही इश्यूज बनाने चाहिए। मैंने हर एक, जैसे प्रॉमिसरी नोट है तो मैं उसमें कितने इश्यूज बनाऊंगी करके मैंने नोट्स तैयार किए थे। जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो मैं कितने इश्यूज बनाऊंगी, रिडेम्पशन सूट आ गया तो मैं कितने इश्यूज बनाऊंगी, ये मैंने पहले से तैयार किया। साथ में लैंडमार्क जजमेंट्स जो रीसेंट के हैं और जो पहले के भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मैं तैयार करके रखी थी कि किस केस में मुझे किस जजमेंट का यूज़ करना है। और जैसे भी हमारे मेंस जजमेंट्स की बात आती है तो हमें हर आर्ग्यूमेंट में हर पॉइंट को कवर अप करना है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो क्रिमिनल की जहाँ बात आई तो लैंडमार्क जजमेंट्स में हमें अच्छे से फोकस भी करना है। साथ में चार्ज में हर एक चीज़, लीगल वर्ड्स और एलिमेंट्स जो हमारे चार्ज के हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा थेफ्ट है तो हमारा कंसेंट, विदाउट कंसेंट, पोजेशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो 5 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए चार्जेस में भी और एप्रिसिएशन में भी। तो इस तरह मैंने क्रिमिनल की भी तैयारी करी थी और ट्रांसलेशन का भी मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया था। प्री के लिए मैं रोज कम से कम 7 to 8 आवर्स का रीडिंग करती थी और बैरेक्स में बहुत फोकस करके पढ़ती थी। मेंस के लिए मैं टाइमर लगा के आंसर जजमेंट्स लिखती थी। क्रिमिनल के लिए मैंने 1 आवर 20 मिनट्स सेट किया हुआ था और सिविल के लिए 1 आवर 10 मिनट्स। तो मैं रोज अपना टाइमर लगा के बैठ के लिखती थी। क्रिमिनल और सिविल जजमेंट्स हम पढ़ के नहीं लिख सकते, हमें उसे बहुत अच्छे से रोज लिखना है। रोज एक सिविल, एक क्रिमिनल, रोज एक ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी हमें करना ही है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम जाके एग्जाम में उतने टाइम के साथ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम शॉर्टेज हो जाता है एग्जाम में। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चारों अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो हमें हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली विद इन टाइम करना है, जो हमने वहाँ सेट किया हुआ है टाइम। प्लस हम ये देखेंगे वहाँ जाके कि कौन सा क्वेश्चन क्रिमिनल लेंदी है। क्रिमिनल में 3-4 चार्जेस आ गए तो हमें क्रिमिनल में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। ये हमें देखना है कि सिविल लेंदी है तो हमें सिविल में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अब इंटरव्यू, जैसे ही हमारा मेंस क्वालिफाई हुआ, हमें इंटरव्यू की तैयारी चालू कर देनी है। इंटरव्यू में बेसिकली कोई एम्बिट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ये हमें नहीं पता। जनरल नॉलेज है और हमारे जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं
तो हमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस जो लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें किनका क्या डिसेंट रहा, क्या रहा, वो भी पूछा जाता है। मुझसे अभी रिसेंट में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे यूपी मदरसा एक्ट और जो हमारा कोलकाता रेप केस हुआ था, और राइट टू इंफॉर्मेशन और बिल के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में पूछा गया था। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे इंटरव्यू में हमसे जीके ज़्यादा पूछा जाएगा या हमारा लॉ ज़्यादा पूछा जाएगा। प्लस हमारे बायोडाटा पे हमें बहुत फोकस करना है। यदि मैं रायपुर से हूँ तो मुझे रायपुर के बारे में सब पता होना चाहिए। प्लस जो हमारे साथ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी पंचायत चुनाव और म्यूनिसिपैलिटीज चुनाव, ये सारी चीज़ों का चल रहा था, तो हमें वो भी अवेयर रहना है कि हम मतलब वो हमारे पे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग क्या दिया है। प्लस हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है और इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ज़रूर रेडी रखनी है। ऑल्सो हमें छत्तीसगढ़ के टूरिज्म और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और हमारा छत्तीसगढ़ फेमस क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। अभी हमारे पैटर्न जो हमारे नेक्स्ट पोस्ट आने वाले हैं उसके लिए जीके भी इंक्लूड हो गया है, तो हमें जीके पे भी अब अच्छे से फोकस करना है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं असफल रही। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी। मेरा मेंस का एग्ज़ाम 27 जून को था और मेरी डिलीवरी डेट भी उसी समय आसपास थी। तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनसे एडवाइस ली और अपनी बेबी की प्री डिलीवरी कराई, और मैंने अपने बेबी को 16 जून को डिलीवर किया, और ताकि मैं 27 जून को मेंस दे सकूं। मेरी स्थिति बहुत विषम थी और मैं बहुत उन 3 घंटों में परेशान भी हुई, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था 10 डेज पहले। उसके पहले मेरे बेबी को जॉन्डिस भी हो गया था, तो मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में थी। मैं अगले दिन जाके एग्ज़ाम दी और उसके बाद मेंस भी क्वालिफाई हुआ, पर मैं एंड में सिलेक्ट नहीं हुई। प्लस मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। मैं तो 3 to 4 मंथ्स बेड पे ही थी, तो मैंने 5th मंथ में प्री दिया था। तब मुझे बहुत ही निराशा हुई जब मैं असफल हुई। मुझे ऐसा लगा कि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में भी मैं पास नहीं हो पाई, जबकि मैंने ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की थी, मेहनत मैंने पूरी की थी। कभी असफलता से डरना नहीं चाहिए। मैं बहुत निराश हुई, हताश हुई, पर मैं फिर उठी। मैंने प्रिपरेशन फिर से चालू की। पर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने फिर से 100% दिया अपना। मैंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे सिविल में कम मार्क्स मिले थे, सिविल जजमेंट में, तो मैंने पूरा सिविल पे जोर दिया। ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल पे जोर नहीं दिया, पर सिविल पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं हर तरह से वर्ड्स ढूंढती थी, हर तरह से जजमेंट्स लिखती थी और उसको खुद इवेलुएट करती थी कि मेरा पिछले से कैसा अच्छा है। मैंने इस दौर में अपने फ्रेंड्स जो सिलेक्ट हो चुके थे, जैसे कि मुस्कान हैं, उनसे मैंने हेल्प ली थी। उनसे भी पूछा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर किसी से हेल्प ले सकते हैं। प्लस मैंने कोचिंग की थी, तो सर से पूरा गाइडेंस लिया, उनके नोट्स पढ़े, उनको भी अपनी कॉपी चेक कराई, और साथ में मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत फोकस किया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि असफलता के बाद जो सफलता होती है वो बहुत मीठी होती है। ऐसा नहीं हमें हर बार प्रथम प्रयास में भी सब कुछ मिल जाए। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमने 100% दिया है तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो कभी ये चीज़ कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए या सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। अगर हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे एक वाकया आप सबके साथ शेयर करना है। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमारे इंडिया के मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी से मिलने का। उनसे मैंने एक ही क्वेश्चन किया था, सर आपके इतने प्रॉब्लम्स थे फिर भी आप आज जिस पोजीशन पे हैं तो आप कैसे पहुंचे? तो उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ कही थी, डोंट लेट द प्रॉब्लम्स बिकम योर मास्टर, यू शुड बिकम द मास्टर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि हमारी स्थितियाँ जैसी भी हों, हमें अगर किसी चीज़ का जुनून है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए और डट के उसके लिए सामना करना चाहिए। चाहे हम सफल हों असफल हों,
सफलता हर किसी को प्रथम प्रयास में नहीं मिलती। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरा एक 17 मंथ्स का बेबी है, उसके साथ मैंने अपने परिवार के सपोर्ट से ये मुकाम पाया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकते हैं। आप हमेशा मोटिवेटेड रहिए, हमेशा ये सोचिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कभी ये मत सोचिए कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। भले ही रिजल्ट कुछ भी आए, हमें अगर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा है तो हमें ऐसा नहीं है कि हमको उसको छोड़ देना चाहिए। थर्ड अटेम्प्ट हमें ज़रूर देना चाहिए। जब भी एग्ज़ाम दें तो पेशेंस के साथ पेपर को हैंडल करें। अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। हमें पहले आंसर शीट मिलती थी जो कि एक नॉर्मल आंसर शीट थी। इस पर हमें रिस्ट्रिक्टेड पेजेस मिले थे कि 20 पेजेस फॉर ईच एंड 2.5 पेजेस फॉर ट्रांसलेशन ईच। तो हमें उसे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स में लिखना पड़ा था। तो पैनिक तो मैं भी हुई थी, पर उस जगह पे आपको इतना संभल के कार्य करना है कि आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। तो आप बिल्कुल पेशेंट होके एग्जाम दीजिए और फोकस पूरा होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम कैसे भी करके क्लियर करना है। तो मैं अंत में दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी ये स्टोरी कवर की। थैंक यू सो मच।